ओके बेटा, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि डैम्ड ऑसिलेशन क्या होती है, अनडैम्ड ऑसिलेशन क्या होती है। अब हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो देखो, बेसिकली इसमें एग्जांपल ली हुई है मैकेनिकल ऑसिलेटर की। ठीक है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल ली है। देखो, दिस इज़ योर रिजिड बॉडी। ओके, देयर इज़ अ स्प्रिंग, ठीक है, अटैच टू अ मास m। ठीक है, तो ये दिस इज़ इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, और यू कैन से इट्स मीन पोजीशन, राइट। तो whenever we apply the force along this direction, ठीक है, the particle will move from mean position to extreme position, that is E, and its restoring force कहाँ जाएगी? वो बैक में। ठीक है, वो किस पोजीशन पे पहुँच जाएगी? E1 पोजीशन पे। ठीक है, दैट इज़ रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ एक्स डिस्प्लेसमेंट के साथ, और उसकी रीस्टोरिंग फोर्स थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ वो क्या आई? माइनस एक्स एक्स। एस क्या है इसमें? स्टिफनेस कांस्टेंट, और यू कैन से स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो, पिछले केस में हमने स्टडी किया था डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू थी ये, दैट इज़ माइनस आर डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब देखो, इस पे भी नेगेटिव साइन है और इस पे भी नेगेटिव साइन है। ये क्या शो कर रहे हैं कि दोनों के दोनों जो फोर्सेज हैं, दैट इज़ रिस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, तो हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाया, दैट इज़ क्या होता है? वो एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स होता है। लेकिन हमारे पास एक फोर्स नहीं है, हमारे पास दो फोर्सेज हैं। ठीक है, दोनों की दोनों फोर्सेज लिख दी विद नेगेटिव साइंस, और इसको अरेंज किया तो उसकी इक्वेशन ऐसे बन गई। ठीक है, अब ये थोड़ी थोड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज होना शुरू हो गई। देखो, अब उन्होंने थोड़ी सी सब्सटीट्यूशन की, दैट इज़ आर बाई एम, उसको उन्होंने बोला डैम्पिंग टर्म, और एस बाई एम को क्या बोला? स्टिफनेस टर्म। ये हमने उस केस में भी निकाली थी, मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में। आर बाई एम की जगह पे उन्होंने पुट कर दिया 2b, और एस बाई एम की जगह पुट कर दिया ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में बन गई। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन इन केस ऑफ डैम्पिंग। ठीक है, जो कि डैम्पिंग की सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब हमने निकालना है इसका सोल्यूशन। ठीक है, कहते हैं मान लो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है x इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर अल्फ़ा टी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो क्या क्या है हमारे पास निकालने के लिए, दैट इज़ एक तो है डी एक्स बाई डी टी, राइट, और एक निकालना है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो वो वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे, पहले उसका सिंगल डेरिवेटिव करना, देन डबल डेरिवेटिव करना, उसके बाद इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। आफ्टर सब्सटीट्यूशन वी सी दैट इज़ ए इंटू e raised to power alpha t is common and rest of them is it in alpha term। ठीक है, तो अल्फ़ा टर्म में देखो ये क्या बन गई है? एक तरह की हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पता है कि जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में हो तो बेसिकली उसमें से एक ज़ीरो होती है। देखो इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में कहते हैं ए इंटू ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा टी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो कौन सी टर्म ज़ीरो होगी? सेकंड वाली, उसको हमने ज़ीरो पुट कर दिया, विच इज़ क्वाड्रेटिक इन अल्फ़ा। तो हमने छोटी क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, दैट इज़ ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आई है इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, वो निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। देखो इसमें से 2 कॉमन, इसमें से भी अंडर रूट में जब 4 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? 2, ये 2, सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपस में हमारे पास बचेगा ये। अब देखो एक टर्म हमारे पास प्लस में है, एक माइनस में है, तो उन्होंने डिनोट कर दिया अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 के साथ, अल्फ़ा 1 की पॉजिटिव टर्म और अल्फ़ा 2 की नेगेटिव टर्म। ठीक है, देखो ठीक है यहाँ तक। अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स 2 हों, देखो पावर 2 है ना, तो उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी पावर 2 है, तो रूट्स भी कितने होंगे? 2। तो हमारी जो सोल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा इसमें। एक को नाम दे दिया हमने A1, एक को नाम दे दिया A2। ठीक है, A1 इंटू ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा 1t, A2 इज इंटू ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा 2t। ठीक है, उसके बाद हमने अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू भी इसके साथ ही सब्सटीट्यूट कर दी, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, A1 और A2 बेसिकली क्या है? नथिंग, इट्स दीज आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ उसकी इनिशियल कंडीशन पे। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि डैम्पिंग होती क्या है, जिसकी एनर्जी डिसिपेट होती है बेसिकली। ठीक है, अब हमने उसकी टाइप्स पढ़नी है, दीज आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवर डैम्ड और हैविली डैम्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, इस केस में देखो उन्होंने वैल्यू लिया, कंसिडर किया, दैट इज़ बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है,
ये सबसे पहला केस है जब हैविली डैम्ड ऑसिलेशन हमने कंसीडर किया। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, ये देखो बी की वैल्यू इधर से निकालो, बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से r/2m, ठीक है। 2m, r/2m का स्क्वायर करो तो क्या आएगा हमारे पास, r²/4m²। ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है s/m, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये स्टेप देखो कैसे आया, इस इक्वेशन में गए, ये वाली, ये हमने सारी की सारी यहाँ पे लिख ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगाया उन्होंने कॉश हाइपरबॉलिक और साइन हाइपरबॉलिक का फंक्शन, दैट इज़ ये वाला। इस टर्म के लिए उन्होंने लगाया, देन इस टर्म के लिए लगाया फॉर प्लस एंड माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पे आया कॉश √b² माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, देन साइन, देन अगेन कॉश एंड साइन। ये माइनस के लिए ये वाले टर्म आ गई, प्लस के लिए ये वाले टर्म्स आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो दोनों ब्रैकेट्स में कॉश वाले उन्होंने एक साइड पे कर लिए, साइन वाले उन्होंने एक साइड पे कर लिए, और बाहर क्या क्या कॉमन था, कॉश के साथ कॉमन था a1 + a2 और साइन के साथ कॉमन था a1 - a2, ठीक है। अब a1 a2 और a1 + a2 और a1 - a2 बेसिकली है क्या, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। और जो x है वो क्या है, अब नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। नॉन पीरियोडिक क्यों है, क्योंकि इसमें वो नेगेटिव फैक्टर आ गया, e⁻⁻bt का फैक्टर आ गया, ठीक है। और इसमें कॉश और साइन फंक्शन आ गए, लेकिन हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा है किसका फंक्शन होता है, वो साइन और कोसाइन का। तो नेगेटिव फैक्टर आने की वजह से हमें ये पता चलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिके कर रही है किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास कैसी वैल्यू आएगी इसकी, पहले वेव बड़ी होगी, देन धीरे 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 वो डैम्प हो जाएगी, ठीक है। अब सेकेंड टाइप देखो, दैट इज़ क्रिटिकली डैम्ड ऑसिलेशन। इस केस में b² की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हमने वैल्यूज पुट कर दी दोनों की, ठीक है। अब देखो अगर b² जो है वो ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, इसमें जाके सब्स्टिट्यूट करो, b² - ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह पे b² - b² लिख दो, चाहे ओमेगा नॉट स्क्वायर - ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख दो, तो ऑटोमेटिकली बनेगा क्या, 0। समथिंग पावर 0 क्या होता है, 1। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई हम, और यहाँ पे हमने a1 + a2 की जगह पे क्या लिख दिया, कैपिटल G, विच इज़ ऑल्सो अगेन अ कॉन्स्टेंट। तो फिर से क्या हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट है वो e⁻⁻bt के फैक्टर से फिर से वो डिक्रीज़ करेगी, मतलब एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। लेकिन ये थी डैम्पिंग पार्शियल के केस में, देखो बोल रहे हैं वो आगे, दैट इज़ देखो इस केस में देखो कहते हैं ये पार्शियल सोल्यूशन था, अब हमने इसका फुल सोल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमने √b² - ओमेगा नॉट स्क्वायर को क्या पुट कर दिया, डेल्टा, ठीक है। डेल्टा पुट कर दिया, देखो ये आया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद डेल्टा पुट करने के बाद देखो उन्होंने e⁻⁻θ की वो निकाल ली, उन्होंने सीरीज़ निकाली। हमने एक पीछे इक्वेशन की थी एक्सपोनेंशियल सीरीज़ की, ठीक है, तो उसे यूज़ किया यहाँ पे। e⁻⁻θ को हम लिख सकते हैं 1 + Δθ + so on, और e⁻⁻Δθ को हमने लिख दिया 1 - Δθ + so on, ठीक है। तो देखो जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया a1 को 1 के साथ और a2 को 1 के साथ, तो a1 और a2 इकट्ठे लिख लिए और डेल्टा वाली टर्म्स को हमने सेपरेट लिख लिया, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या किया, a1 + a2 को पुट कर दिया कैपिटल A, a1 - a2 × Δt को पुट कर दिया उन्होंने कैपिटल B, ठीक है। जस्ट दोबारा ना लिखने की वजह से उन्होंने एक कांस्टेंट ऐड अप किया, ठीक है। कहते जो A है वो क्या है, बेसिकली डिमेंशन ऑफ लेंथ, और B क्या है, डिमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि उसके साथ टाइम का फैक्टर आ रहा है। अब देखो उन्होंने ग्राफ पहले ही बना दिया, लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेशन भी हमने करना है, पहले ग्राफ समझ लो क्या किया है। बेसिकली मैं स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि डैम्पिंग कैसे होगी, पहले वाइब्रेशन ऐसे होगी, धीरे धीरे डिसिपेट हो जाएगी उसकी एनर्जी, तो वैसे ही बनाया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो देखो जो ये वाली कर्व है, ये वाली, ये सारी कौन सी है, हैविली डैम्प्ड, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब वाइब्रेशंस हो रही होंगी किसी पर्टिकुलर ऑसिलेटर की, जैसे इस केस में हमने लिखा मैकेनिकल ऑसिलेटर, ठीक है। ये है क्रिटिकल की, मतलब अभी जो वेव्स हैं या वाइब्रेशन है वो स्टार्ट ही हुई हैं, तो क्रिटिकल डैम्पिंग उस केस में होगा। ये है लाइटली डैम्प्ड मतलब वो अब क्या करेंगी, डिक्रीज़ होना शुरू करेंगी अपनी वाइब्रेशंस को, ठीक है।
नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी लाइटली डैम्ड ऑसिलेशन। ठीक है, जैसे हमने हैविली डैम्ड के केस में किया था बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो इस केस में हो जाएगा बी स्क्वायर लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, सारा फिर से वैसे ही करना है। देखो बी की वैल्यू पुट कर दी आर स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी s बाई m। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखो ऐसे लिखा इसको बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर को अरेंज किया, माइनस निकाला कॉमन। ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जब भी किसी भी रूट में -1 हो, हमने एक्सपोनेंशियल सीरीज में पढ़ा था ना, तो उसको हम आयोटा लिख सकते हैं। तो वैसे देखो लिखा अंडर रूट में माइनस की टर्म आ गई, तो उसके साथ क्या लग गया, माइनस की जगह पे आयोटा। मतलब ये कौन सी क्वांटिटी बन गई, इमेजिनरी क्वांटिटी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी हमने अभी तक ई रेस्ट पावर समथिंग लिखा है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, इमेजिनरी टर्म आ जाएगी। देखो इसका सोल्यूशन देखो क्या बना, ई रेस्ट पावर माइनस बी टी इंटू a1 इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी प्लस a2 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी। ठीक है, मतलब इमेजिनरी टर्म हमने ऐड कर दी इसमें। ठीक है, अब देखो ई रेस्ट पावर आयोटा टी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो वो सब्स्टिट्यूट कर दी, कॉस वाली एक साइड पे ले गए, साइन वाली एक साइड पे ले गए। ठीक है, उसके बाद जस्ट फॉर अरेंजमेंट उन्होंने पुट किया a1 प्लस a2 को a0 कॉस फाई, और आयोटा a1 माइनस a2 को पुट किया उन्होंने a0 साइन फाई। ठीक है, देखो यहाँ तक पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला बन गया कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉज ए माइनस बी। ठीक है, उसका फॉर्मूला लगा दिया इन्होंने। अब देखो इसके बाद ये स्टेप कैसे आया, हमने a0 और फाई की वैल्यू भी तो निकालनी है, वो क्या है। देखो इस केस में उन्होंने क्या किया, ये दो इक्वेशंस थी हमारे पास, देखो यहाँ पे दिस, देखो वो दोनों चूज़ किए हमने, 1 और 2 नाम दे दिया। अब देखो उस इक्वेशन को हमने किया स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, लेफ्ट साइड को स्क्वायरिंग एंड एडिंग की, राइट हैंड साइड की। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया 1। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, वो भी लिख दिया। ठीक है, जब यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगी लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट, तो वो अंडर रूट भी बना दिया। मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, इससे कुछ चीज़ें कैंसिल हो गई, हम मेरे पास बचा अंडर रूट 4 a1 a2। ठीक है, और अंडर रूट 4 किसकी वैल्यू होती है, 2 की, तो वो आ गई। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई ये वाली, दैट इज़ a0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट a1 a2। ठीक है, अब हमने tan फाई निकालना है। ठीक है, tan फाई कैसे निकालेंगे, जस्ट इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड, a0 साइन फाई अपॉन a0 कॉस फाई, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan। तो देखो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो हमारे पास इस केस में देखो ओमेगा नॉट डैश टी। ठीक है, वो कहाँ से आएगा, वो पहले निकालनी पड़ेगी वैल्यू। देखो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में किया था कि इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था ओमेगा नॉट डैश, आयोटा के साथ तो आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अकेला क्या बचेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर डैश। ठीक है, तो इस वैल्यू में जाओ। ठीक है, हमारे पास अब a0 की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, उन्होंने a0 की वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट नहीं की, सिर्फ उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया ओमेगा नॉट डैश की वैल्यू, और फाई को भी एज इट इज़ रहने दिया। ठीक है, ओमेगा नॉट कैसे निकाला, देखो अब ये देखो यहाँ पे ये था ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू s बाई m होती है, बी स्क्वायर की वैल्यू दैट इज़ r स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दी इंटू टी माइनस फाइव। ठीक है, अब हमने निकालनी है फ्रिक्वेंसी की वैल्यू। ठीक है, इन जनरल हमें पता है फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई 2 पाई, लेकिन इस केस में ओमेगा नॉट डैश है, तो ओमेगा नॉट डैश पुट कर दिया। ठीक है, ओमेगा नॉट डैश की वैल्यू बेसिकली है क्या, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर से ओमेगा नॉट स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई। अब कहते हैं अगर हमने नॉर्मल फ्रिक्वेंसी को अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के साथ कंपेयर करना हो, तो हमारे पास क्या बनता है। देखो जब हमने नेचुरल ऑसिलेशन निकाली, तो उसमें हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऐसे बना था कुछ, टाइम पीरियड मतलब फ्रिक्वेंसी का ऑपोजिट, यही होता है ना, f इज़ इक्वल टू 1/t, है ना, तो वही बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो कहते जब हमने इसको फ्रिक्वेंसी के साथ कंपेयर किया, तो हमें ये पता चला कि जो नेचुरल ऑसिलेशन की वैल्यू है
मतलब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो f0 से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। मतलब जो f0 की वैल्यू है विच इज़ स्मॉलर एंड f0 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि f0 में कुछ फैक्टर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज़ आर फैक्टर जो क्या है, डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी में चेंज आने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन या पीरियोडिक मोशन के सेंस में काम नहीं करती, ठीक है। क्योंकि इससे ही हमें पता चल रहा है सिंपल हार्मोनिक में ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है पर यहाँ पे एक फैक्टर आ रहा है, डैम्पिंग फैक्टर, और वो भी सब्ट्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए डैम्प्ड ऑसिलेशन आर बेसिकली नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन और पीरियोडिक, ठीक है। अब कंपैरिजन किया हुआ है डैम्प्ड और अनडैम्प्ड का, वैसे हमने पहले भी किया हुआ है, ये थोड़ा उससे डिफरेंट है। दैट इज़ कहते हैं अनडैम्प्ड में मोशन क्या होगा, स्ट्रिक्टली पीरियोडिक होगा और सिंपल हार्मोनिक होगा, और डैम्प्ड में क्या होगा, मोशन इज़ नॉट सिंपली पीरियोडिक, जो हमने अभी प्रूव किया कि वो पीरियोडिक भी नहीं होगा और सिंपल हार्मोनिक भी नहीं होगा। अनडैम्प्ड में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे डिक्रीज़ करेगा, यही फिगर थी ना इसमें, पहले स्टार्टिंग में इंक्रीज एंड धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहा था। इसमें फ्रीक्वेंसी इज डिटर्मिन्ड बाय इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी, मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में ऐसे ही किया था। फ्रीक्वेंसी इज डिटर्मिन्ड बाय इनर्शिया, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ एंड अ डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें कोई भी डिसिपेशन नहीं होगी, ठीक है। इसमें एनर्जी की डिसिपेशन होगी कॉन्टीन्यूसली, मतलब एनर्जी लॉस होगा। इसमें ऑसिलेशन कॉन्टीन्यूसली इंडेफिनेट होंगी। इसमें ऑसिलेशंस क्या होंगी, सीज मतलब ख़त्म हो जाना ऑसिलेशंस का, ठीक है। आगे देखो, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये आपने खुद करनी है एज अ होमवर्क। देखो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी हुई है, उन्होंने बोला कि ये सोल्यूशन है क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करके बताना है, ठीक है। ये क्रिटिकल डैम्प्ड ऑसिलेशन का केस है, ठीक है। तो x दिया हुआ है, हमारे पास क्या क्या चाहिए हमें, दैट इज़ d²x/dt², मतलब इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा, देन डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, देन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो तब क्या वैल्यूज़ आएंगी, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अगर पिछले आर्टिकल में कोई डाउट है तो वो पूछ लो, ठीक है। ये होमवर्क करना है, मैंने कल चेक करना है, ठीक है। ओके।